सिंघानिया विला के बाहर एक कार रुकती है। रॉकी जल्दी से कार से बाहर आकर आदित्य के साइड का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य अपना शांत ऑरा लिए कार से बाहर निकलता है और तेज कदमों से विला के अंदर जाता है। रॉकी भी उसके पीछे जाता है। दरवाजे तक पहुंचते ही रॉकी वहां पर रुककर खड़ा हो जाता है। आदित्य अंदर जाकर देखता है तो हॉल पर सभी लोग परेशान से बैठे हुए थे। उन सबको देखकर आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर सब इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि आदित्य को अरुणी देवी का जब कॉल की थी तो उन्होंने सिर्फ जल्दी से जल्दी विला पहुंचने के लिए कहा था। उन्होंने काव्या के गायब होने की बात नहीं की थी। आदित्य सौरभ की तरफ देखकर उसके साथ आने का इशारा करता है तो सौरभ जल्दी से आदित्य के पास जाता है। आदित्य सौरभ से, भाई ठीक है? सौरभ आदित्य को हाँ में सिर हिला देता है और हड़बड़ाते हुए कहता है लेकिन। आदित्य लेकिन सुनकर उसे देखने लगता है। वही सौरभ आगे कुछ बोलता उससे पहले एक सर्वेंट आकर कहती है, सर आपको दादी बुला रही है। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य एक नज़र सौरभ को देखता है और अरुणी देवी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य अरुणी देवी के कमरे में जाकर दरवाजे पर नॉक करता है तो अरुणी देवी उसे अंदर आने को कहती है। अंदर में अपनी दादी को परेशान देखकर आदित्य कहता है, क्या हुआ दादी, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? अरुणी देवी परेशान सा कहती है, काव्या गायब है। जैसे ही दादी ये बात कहती है तो वह हैरान हो जाता है और अचानक से उसके दिल में दर्द सा उठता है। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है, लेकिन वक्त रहते ही आदित्य अपनी परेशानी को छुपा लेता है। वो पूछना तो चाहता था कि आखिर काव्या गायब कैसे हुई, लेकिन उसके मुख यह पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह अपने जज्बात को इस तरह से जाहिर नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह पूछ लेता है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद। अरुणी देवी आदित्य को देखकर, काव्या को हर किसी की खबर थी, कौन कब जगता है, कब सोता है और कब सिक्योरिटी टाइट नहीं होती। ये सब फायदे को उठाते हुए वह घर से भाग गई। तभी बाहर से विशाखा जी आते हुए कहती है, लेकिन माँ, काव्या इस तरह से यहाँ से क्यों भाग गई? अरुणी देवी कहती है, डर और पछतावा। अरुणी देवी की बात सुनकर विशाखा और आदित्य हैरान रह जाते हैं। अरुणी देवी आगे कहती है, काव्या ने मुझसे कहा था कि काव्या कभी भी अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती। जैसे ही उसे अर्जुन की हालत के बारे में पता चला तो वह खुद को उसके हालत की जिम्मेदार मानने लगी और इसके कारण हमें और कोई तकलीफ ना मिले, इस डर और पछतावा की वजह से वह भाग गई। मुझे पता तो था कि काव्या ज़रूर ऐसा कुछ करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी ये नहीं पता था। विशाखा यह सब सुनकर और परेशान हो जाती है और पूछती है, तो अब काव्या कहाँ पर है? अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर कहती है, ये तो हमें भी नहीं पता। विशाखा जी थोड़ा सोचते हुए कहती है, कहीं वह अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार के पास तो नहीं? अरुणी देवी झट से नकारते हुए कहती है, नहीं, काव्या का इस शहर में हमारे अलावा कोई भी जान पहचान नहीं है। जहाँ अरुणी देवी और विशाखा जी बातें कर रहे थे, वहीं आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा अपने फ़ोन पर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को काव्या को ढूंढने का आदेश दे देता है। अरुणी देवी अपनी जगह से खड़े होकर कहती है, चलिए आदि। अरुणी देवी इतना बोलकर बाहर निकल जाती है। बाला उनके पीछे निकल जाता है। आदित्य विशाखा जी को बिना देखे बाहर चला जाता है। आदित्य बाहर आता है तो रॉकी भी उसके साथ चलने लगता है। अरुणी देवी एक गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। उनके पीछे एक जेब पर बॉडीगार्ड भी जाते हैं। आदित्य दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके पीछे भी एक जेब पीछा करते हुए निकल जाती है। अरुणी देवी गाड़ी में बैठी काफ़ी परेशान से वक्त को देखे जा रही। वह अब सीट पर टिक कर बैठ जाती है और उन दिनों को याद करती है जब वह काव्या से पहली बार मिली। अरुणी देवी अपनी एक मीटिंग में व्यस्त थी, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। अननोन नंबर देखकर अरुणी देवी कॉल को रिसीव नहीं करती और साइलेंट करके फ़ोन को सामने रखकर मीटिंग पर ध्यान देने लगती है। लेकिन फ़ोन साइलेंट में रहने के बावजूद बार बार बजे जा रहा था।
कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होते ही वह जैसे ही फ़ोन का लॉक ओपन करके देखती है तो हैरान रह जाती है। फ़ोन पर पूरी 30 मिस कॉल थे। अरुणी देवी जल्दी से उस नंबर पर डायल करती है। कुछ रिंग जाने के बाद उधर से एक बूढ़ी औरत की काफ़ी कष्ट भरी आवाज़ आती है। हेलो आरू। अरुणी देवी काफ़ी हैरानी से कहती है, कावी तू? कावेरी जी काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, मुझे तेरी मदद चाहिए यार। अरुणी देवी कहती है, हाँ बोलना। उधर से कावेरी जी कहती है, ऐसे नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो यहीं आ जा। अरुणी देवी परेशान सी कहती है, क्या हुआ? तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना? कावेरी जी कहती है, तू आ तो सही। इस बार अरुणी जी कुछ नहीं कहती और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अरुणी देवी और कावेरी जी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों की ही दोस्ती काफ़ी गहरी थी। वह दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़ गए थे कि उनके परिवार में दोनों के दोस्ती की कस्में खाया करते। कॉलेज ख़त्म होने के बाद अरुणी देवी की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाती है, जो कि शहर के सबसे बड़े खानदान में जाना जाता है, और कावेरी जी की भी शादी त्रिवेदी परिवार में होती है। वह भी काफ़ी बड़ा खानदान से जाना जाता है, लेकिन दोनों की शादी अलग अलग शहरों में होती है, जिससे शादी के बाद दोनों का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। दोनों के जब संतान आते हैं तो उसके बाद तो उनका मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद हो गया। और आज पूरे 40 साल बाद कावेरी जी ने अरुणी जी को कॉल किया था। उससे अरुणी देवी को ये बात बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब कावेरी जी की दर्द भरी आवाज़ सुनती है तो वह काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान होकर अरुणी देवी हॉस्पिटल पहुंचती है। कावेरी जी के कहने के मुताबिक वह एक वार्ड में जाती है। कमरे के बेड पर कावेरी जी काफ़ी बेजान सी लेटी हुई थी और इसके सामने बेड से लगकर एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू बहे जा रहे थे। अरुणी देवी जल्दी से कावेरी जी के पास जाकर काफ़ी परेशान नीसे भरे आवाज़ में कहती है, ये सब कैसे हुआ कावी? और तू इतने सालों से कहाँ थी? कावेरी जी अरुणी देवी को सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आज भी तू वैसी की वैसी ही है, ज़रा भी नहीं बदली। सवाल ना देखकर बात को बदलता देख अरुणी देवी थोड़ा गुस्से में कहती है, अपनी ही बकवास बंद कर और बता कि ये सब कैसे हुआ। अरुणी देवी को यह गुस्सा करता देखकर कावेरी अपनी हालत के बारे में सब बता देती है। उसके बाद वह काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी पोती काव्या। काव्या का नाम लेने पर अरुणी देवी की नज़र काव्या पर ठहर जाती है, लेकिन काव्या अभी नज़र झुकाए रोई जा रही थी। कावेरी जी अरुणी देवी का एक हाथ को पकड़कर कहती है, मेरे पास कल तक का ही वक्त है, मुझे आखिरी बार अपनी पोती को सुहागन के रूप में देखना है। कावेरी जी की ऐसी बातें सुनकर अरुणी बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और उसे डांटते हुए, चुप कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरी इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी। कावेरी जी थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस वादा कर कि तू मेरी पोती को सुहागन के रूप में मुझे दिखाएगी। उनकी बातें सुनकर अरुणी जी काफ़ी दंग रह जाती है, जो कावेरी जी भी देख पा रही थी। अरुणी देवी काफ़ी सोचने के बाद कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी पोती की शादी अपनी पोती से करवाऊंगी। उनकी बात सुन कावेरी जी के दिल में एक सुकून सा मिलता है, लेकिन तभी अचानक चुप्पी धारण की हुई काव्या बोल पड़ती है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। कावेरी जी थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, काव्या, आप मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगी। काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, लेकिन लेकिन दादी। इतना ही बोलती है कि कावेरी जी उससे मुंह फेर लेती है, तो काव्या सर झुकाए कहती है, आप जैसा कहेंगी, मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देखकर कावेरी जी अरुणी देवी के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मुझसे वादा कर, मेरे जाने के बाद मेरी पोती का ख्याल रखेगी, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत फिक्र होती है। वह खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अगर उसे कभी लगा कि उसके वजह से कोई तकलीफ़ में है
तो वह खुद को उससे दूर कर लेती है। अरुणी देवी कावेरी जी के हाथों पर अपने हाथ रख विश्वास दिलाते हुए कहती है, वादा रहा, मैं काव्या का ख्याल इसकी दादी बनकर रखूंगी। वहीं अरुणी देवी की बातें सुनकर कावेरी जी मुस्कुरा देती है। अरुणी देवी अपने दिए हुए वादे को याद करने में बहुत देर तक गुम रही। उनकी गाड़ियां शहरों के हर जगहों में घूमने लगती है। अब तक पूरी रात हो चुकी थी, जिससे अरुणी जी काव्या के लिए और ज़्यादा परेशान होने लगती है। एक जगह में अचानक आदित्य की कार रोहानी देवी की गाड़ी के बिल्कुल आगे खड़ी हो जाता है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को रोकता है तो अरुणी देवी बाहर देखने लगती है। आदित्य अपनी कार से उतरकर अरुणी देवी के पास आकर कहता है, दादी, काफ़ी रात हो चुकी है, मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को हर जगह लगा दिया है, हमें घर चलना चाहिए। आदित्य को काव्या से ज़्यादा अपनी दादी की फिक्र करता देख अरुणी देवी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहती थी कि आदित्य अपनी दादी के सिवाय काव्या की फिक्र करे, लेकिन वह हाँ में सिर हिला देती है। उनके हाँ बोलते ही दोनों गाड़ियां फिर से सिंघानिया विला की तरफ मुड़ जाती है। विला पहुंचकर आदित्य कमरे में जाता है और पूरे कमरे को गौर से देखने लगता है। आज कमरा उसे बहुत खाली सा लग रहा था, काव्या के बिना बिल्कुल सुनसा लग रहा था। आदित्य अपने कमरे में टंगी हुई काव्या और खुद की तस्वीर देखने लगता है, जिसमें दोनों ही बिल्कुल नाखुश से दिख रहे थे। आदित्य उस तस्वीर को दीवार से निकालकर अपने हाथों में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और तस्वीर को गौर से देखने लगता है। बहुत देर तक देखने के बाद वह काव्या के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन उसका हाथ इस वक्त काफ़ी काँप रहा होता है। लेकिन अकेले में वह जैसे खुद के जज्बातों को काबू में नहीं रख पाता।